बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। मुल्क की दो बड़ी जमातों के टिकट चहीतों, लाडलों और रिश्तेदारों के नाम। सियासत में अंदाज़े शहनशाही या सियासी मजबूरियां हैं? सियासतदान कर्ज मुआफ करवा के करोड़ों अरबों डकार गए, मगर ये सवाल पूछने वाले को जमहूरियत दुश्मन कहा जाता है। हैरत है। हर सियासी जमात का नारा रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, मगर हर 10 में से एक पाकिस्तानी बेरोजगार है हुजूर। शाहजेब के कत्ल केस की अब तक यकतरफा कहानी सामने आई। अब मुलजिम शाहरुख जतोई के भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। अरबों करोड़ों के कर्जे तो सिर्फ उमरा और सियासतदानों के मुआफ होते हैं, गरीब तो यहाँ कौड़ी कौड़ी को तरसता है। हुकूमत के दायरा शुमारियात के मुताबिक 2012-13 की दूसरी सहमाही में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स बेरोजगारी का अजाब झेल रहा है। बेरोजगारी की शरह 6 से बढ़कर 6.5% हो गई है। शहरों में बेरोजगारी में 10.1% इजाफा हुआ है, जबकि देहात में हालात ज्यादा खराब हैं और वहां बेरोजगारी 16.3% तक बढ़ गई है। हुकूमत की नजर में बेरोजगार कौन है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जरा यह तारीफ भी सुन लें। हुकूमत की नजर में हर वो शख्स बरसरे रोजगार है जो हफ्ते भर में सिर्फ 1 घंटा भी काम करता है और चाहे उसे इस काम का कोई मुआवजा भी ना मिलता हो। देखिए आपने बेरोजगारी की सरकारी तारीफ। ये उसी पाकिस्तान के बरसरे रोजगार बाशिंदे हैं जिसके सियासतदान करोड़ों अरबों डकार गए हैं। कर्जों की इस फयाजाना मुआफी का खमियाजा मुल्क की मईशत को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से बेरोजगारी पर फैलाती है, मगर सोचता कौन है? क्या पेट भरकर खाना खाने वाला सोचता है कि इसके 33% हम वतन यानी 6 करोड़ के करीब अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका सबसे अच्छा दिन वो गुजरता है जब उन्हें 2 वक्त के लिए सूखी रोटी मैसर आ जाए। जरा तसव्वुर तो कीजिए उस बाप की क्या हालत होगी जिसके सामने उसके जिगर गोशे भूख से बेहाल सवालिया नजरों से देख रहे हों। इन्हीं गरीबों की हालत बदलने के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर पेश कर दिए हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार देने का वादा किया गया है। क्या ये वादे अमली रूप धार सकते हैं? पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो बताएं पाकिस्तान में गुर्बत में, खास तौर पर बेरोजगारी में इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ मैं आप में ये इजाफा कर दूं जो आपने फरमाया है कि 1.5 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जो देही इलाकों में दोपहर को अपने हस्बैंड्स के लिए या बाप भाई के लिए खाना ले जाती हैं और थोड़ा बहुत 1-8 घंटा काम कर लेती हैं, पंखा झलती हैं, उनको भी अनपेड वर्कर्स एम्प्लॉयड दिखाया गया है। तो अगर आप वो 1.5 करोड़ शामिल कर लें तो क्या सूरत हाल आएगी? एक तो ये है। दूसरी ये कि पिछली जो साबका पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके दौर में मईशत की जो शरह नमू थी वो सिर्फ 3% थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि जॉब प्रोवाइड करता है वो 2.7% की शरह से बढ़ा। हमारी आबादी 2% से ज्यादा बढ़ी। तो जब सनतें बंद होंगी, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होंगी और वर्किंग आवर्स कम होंगे, एनर्जी का क्राइसिस होगा, हड़ताल कल्चर होगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ज्यादा होगी, तो बेरोजगारी होना लाजमी अमल था और खुद हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि उनके दौर में बेरोजगारी पिछली साबका हुकूमत बढ़ी है। तो ये तो बढ़ती रही। दूसरी एक बड़ी अहम वजह यह है कि बैंकों ने एक तमाशा किया है और बैंकों का काम था सनत के लिए, तिजारत के लिए कर्जा देना। उन्होंने हुकूमत को कर्जा दे दिया 3000 अरब रुपए और सनत और तिजारत के लिए नहीं दिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। ये फरमाइएगा ये अब तो खत्म कैसे हो सकती है? बेरोजगारी का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिर्फ एक तजवीज़ देता हूं। ये जो हमने कोई तकरीबन 175 अरब रुपए दे दिए, लोगों को भिखारी बनाया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, एक तो ये गलत है, इसको माइक्रो फाइनेंस के साथ लिंक करना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोग 250 अरब रुपया ज़कात, सदक़ात और खैरात देते हैं जी। और आपको ये मैं भी बता दूं कि 19 करोड़ की आबादी के मुल्क में 46,000 अदारे ऐसे हैं जिन्होंने 2,700 अरब के कर्जे लिए हैं, जो कि कुल कर्जों का 80% है। अगर हम इसका 15% जो है 2,700 का यानी 400 अरब माइक्रो फाइनेंस के लिए दे दें 50 लाख आदमियों को
और उसके लिए 30% डाउन पेमेंट जो करना पड़ता है वो ज़कात से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दें, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि एक साल में 600 अरब रुपया मिलेगा और 50 लाख आदमियों का रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। माइक्रो फाइनेंस को लिंक करें ज़कात के निज़ाम से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, 3 साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो सकती है। मैं इस पर भी आता हूं कि जो सियासतदान है, सियासी पार्टियां, उनका मंशूर तो है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, आपको लगता है कि वाकई उनके पास प्लान है, लेकिन उससे पहले ये जो घिनौना मजाक है सरकारी दादोशुमार में कि उनको मान भी लें तो 10 में से 1 आदमी बेरोजगार है, लेकिन तारीफ ये है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कि एक हफ्ते में 1 घंटा भी अगर कोई काम कर रहा है, चाहे उसे मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो रोजगार पर है। ये किस किस्म की तारीफ है? नहीं, मैंने बिल्कुल आपसे कहा ना कि एक दुकान में एक आदमी सेल्समैन है, उसके पास काम ही नहीं है, वहाँ सेल्स नहीं है। तो जो घर में आदमी जीन्स पहने बैठा रहता है, उसका भाई या बेटा वो भी आके खड़ा हो जाता है, कोई काम नहीं है उसके पास, वो भी पेड वर्कर में आ गया। और 1.5 करोड़ की मैंने आपको फिगर दी, ये सरकारी ऑफिशियल फिगर है। जो खवातीन खाना लेके आती हैं वो भी एम्प्लॉयड हैं। तो ये तो तमाशा है, किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को, कौम को? क्या इससे कोई मकसद हासिल नहीं है? बजाय इसके कि इक़दाम उठाएं, जो है फिगर्स को टेम्पर करना, ये तो घिनौना मजाक है और मेरे ख्याल है जुल्म है कौम के साथ और अपने साथ। बेरोजगारी खत्म करने का जो आपने तरीका बताया है, बज़ाहिर तो वो इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन आपको लगता है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं वो सिंसियर हैं, उनमें इखलास है, मुखलिस हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने जो प्लान है वो दुरुस्त है, उनके नजर आ रहे हैं मंशूर में? देखिए, मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि कोई किसी सियासी पार्टी का, जो बड़ी सियासी पार्टीज हैं, उनका मंशूर मैंने बगौर देखा है। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगले 3-4 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत की शरह-ए-नमू इतनी कम रहेगी, यानी 4% से कम। तो इस किस्म की बात करना भी गुनाह है कि ये बेरोजगारी कम करेंगे, गुर्बत कम करेंगे या मईशत को तरक्की देंगे, क्योंकि जो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, इन पार्टियों के सफ़ों में जो लोग हैं उससे उनके नाजायज़ मुफादात पर ज़रब पड़ती है और वो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे वसाइल दिए हैं, लेकिन ये सियासी पार्टियां और ये जमहूरियत के नाम पर और फौजी डिक्टेटर्स, ये किसी हालत में इन ताकतवर तबकों के मुफादात के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। पेपर वर्क अलबत्ता जरूर करते हैं। तो मैंने आपको 4 साल की गारंटी दी है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। बेरोजगारी जो है वो तो दूसरा माना उसका गुर्बत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो बरसरे रोजगार हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये बात आपकी 100% इसलिए सही है कि मैंने पूरी मेहनत करके एक रिसर्च ये की थी कि 2 मियाँ बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं, एक कमरे के मकान में रहते हैं, एक पंखा है, एक बल्ब है, गोश्त उस घर में नहीं आता, दवाई उस घर में नहीं आती, और उनको 12,500 रुपये चाहिए, जबकि हुकूमत ने 8,000 रुपये रखे हैं और निजी शोबा 8,000 भी नहीं दे रहा और कम देते हैं। तो बरसरे रोजगार होने के बावजूद 12 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं आ रही, और ये क्या किस तरफ जा रहे हैं कौन, ये आपको और हमें और हुकूमत को सोचना है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, ये हम क्यों देख रहे हैं कि दही इलाकों में गुर्बत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं? देखिए, देही इलाकों में तो आपको पता है कि फ्यूडल कल्चर है, हालांकि वहां तो गुर्बत होनी नहीं चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौसम भी दिया है, जरी ज़मीन भी दिया है। अगर हम उनको गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए और ज़राअत के लिए कर्जे दें तो वहाँ तो गुर्बत ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए कि इतना ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस के तहत और एग्रीकल्चर फाइनेंस के तहत पोटेंशियलिटी है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, उनको डिपेंडेंट रख रहे हैं। लेकिन यहाँ गरीब को कर्जा देता कौन है? दे भी दे तो उसको जान के लाले पड़ जाते हैं, और अरबों करोड़ों के कर्जे जिस तरह से मुआफ कराए जाते हैं, उसकी कहानी भी हम सामने लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सियासतदान कर्ज मुआफ करवा के करोड़ों अरबों टकार गए, मगर ये सवाल पूछने वाले को जमहूरियत दुश्मन कहा जाता है। हैरत है। आज लाहौर हाईकोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। ये समाअत दस्तूर के आर्टिकल्स 62-63 पर अमल दरामद की थी। अदालत को बताया गया कि स्टेट बैंक के मुताबिक 500 उम्मीदवार नादहिंदा हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि 24,000 उम्मीदवारों में से 10,000 उम्मीदवारों के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं, जबकि असासों से मुतालिक स्टेट बैंक ने उम्मीदवार का डाटा देने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक ने अदालत को यह भी बताया कि नादहिंदा उम्मीदवारों की लिस्ट स्टेट बैंक को भिजवा दी गई है। बाकी खबर बाद में, पहले मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया सुनाता हूं। मेरे वालिद एक वकील हैं जिनके साथ मैं भी एक बार बैंकिंग कोर्ट गया। वहां एक मुकदमे की समाअत देखी। एक बूढ़ा लागिर 3 एकड़ ज़रे जमीन का मालिक पेश हुआ। बुरे हालात, लिबास और उसके चेहरे से आया थे। वो एक बैंक का मकरूज था। उसकी कुल कायनात यही 3 एकड़ जमीन थी और उसकी ये कुल जायदाद 20,000 के एवज बैंक के पास रहन थी।
सूद दर सूद ने कर्ज 60,000 रुपए से ऊपर कर दिया था। अदालतों की पेशियों ने उसकी बाकी कसरें निकाल दी थी। जज साहब ने बूढ़े की हालत देखी, फिर बैंक के वकील से कहा कि आप बैंक अरबों करोड़ों के कर्जे माफ कर देते हैं, इस बाबा जी पर भी रहम करें। वकील साहब फीकी सी हंसी हंसते हुए मुअद्दिबाना अंदाज में बोले, जनाब ये मेरे इख्तियार में कहां, ये तो बैंक ने करना है, मैं बात करके देखूंगा, वैसे बैंक तो। यहां से वकील साहब की बेबसी वाली हंसी शुरू हुई और फिर थोड़ी देर बाद दम तोड़ गई। जज साहब ने भी बेबसी से कहा, बाबा जी पैसे वापस करें, वैसे जान नहीं छूटेगी, 60,000 की वजह से लाखों की जमीन से हाथ धो बैठेंगे। बूढ़ा किसान अगली तारीख लेकर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि फिर इस केस का क्या बना, बस ख्याल है कि वो बाबा जी अगर जिंदा हैं तो मकरूज ही होंगे, अगर जिंदा नहीं है तो उनका कोई वारिस अब उनकी जगह मकरूज होगा और जज साहब के सामने हाथ बांधकर अगली तारीख मांग रहा होगा। एक ख्याल और मेरे ज़हन में आता है कि छोटे कर्ज बैंक माफ क्यों नहीं करता और बड़ों के बड़े बड़े कर्जे छोड़ क्यों देता है। हर इलेक्शन पर कर्ज नादहिंदगान के जिक्र छिड़ते हैं और जब ये इलेक्शन का वक्त निकल जाता है नादहिंदगान के नामों पर भी गर्द पड़ना शुरू हो जाती है। जस्टिस जमशेद अली की अब तक माफ कराए गए कर्जों और मकरूजों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। हुक्म इस रिपोर्ट को आम करने का है, मगर यह रिपोर्ट भी खुफिया ही रहेगी। आइए रियासत पर मुसल्लत इस जबर का नोहा पढ़ते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं रऊफ लासरा, सीनियर सहाफी हैं, तज्जिया निगार हैं। रऊफ लासरा साहब, मुझे समझ नहीं आती, अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे हमारे माशियात है, गुर्बत बेरोजगारी खत्म करनी है, गरीब को कर्जा दें, लेकिन यहां तो गरीब को जान के लाले पड़ जाते हैं, अरबों करोड़ों के कर्जे लोग हड़प कर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसे हो जाता है? ये बड़े मेरा ख्याल अहम सवालात है और बड़े ये मैं कहूँगा हम देर से उठा रहे हैं, हमें ये सवालात बहुत पहले उठाने चाहिए। और जैसे आपका टॉपिक भी मैं देख रहा था कि आर्टिकल ये 63 की तरफ ना हमारी तवज्जो की है मीडिया की और ना जुडिशरी को की है, और हम एक तरह का मजाक ठेले का शिकार हो गए हैं कि बीवियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने। उसमें असल जो चीज़ मैंने देखी है उसामा साहब के पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तानी सियासतदान हुए हैं, ये सियासतदान है बेसिकली ये बिजनेसमैन है मोस्टली। मैं कहूँगा 99% ये बिजनेसमैन, इवन अगर इनमें कोई फ्यूडल भी हैं, लैंडलॉर्ड्स भी, उन्होंने भी एक तरह की फैक्ट्रीज लगा ली हैं। उन्हें समझ आ गया ज़राअत से पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपने कोई पैसा कमाना है तो फैक्ट्री से और आपने यूनिट्स लगा के लाए आपने कमाना है। पहले ये बड़े बड़े लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उनको राइट ऑफ कराते हैं और फिर अपने उस पर लॉयलिस्ट लगा देते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर अपनी मर्जी का लगा देंगे, उसमें FBR चेयरमैन लग जाएगा, चेयरमैन नायब। सही, ये मुआफ कैसे हो जाता है? गरीब का कर्जा मुआफ नहीं होता, उसको तो कहा जाता है तुम्हारी अब जमीन बिकेगी जो तुमने गिरवी रखी थी, तुम्हारा घर बिकेगा, लेकिन ये उमरा के कर्जे इतनी आसानी से माफ कैसे हो जाते हैं? आपको समझ है एक और भी कानून है, उसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट कहते हैं, जिसके तहत वो किसान जो है वो जेल में रखा जा सकता है उस वक्त तक जब तक वो अपना कर्जा वापस ना करे। ये बाकायदा लॉ है, वो जेल में रहेगा, जमानत भी नहीं होती उसकी, नंबर 1। और दूसरा ये ज़री तरक्याती बैंक ने कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी बदल दी है कि जो ज़मीनें प्लेज कराता है किसान, अगर वो पे नहीं कर सकता तो उसकी ज़मीनें ऑक्शन की जाती हैं, बड़े बड़े अखबारों में उसकी वो छपती हैं, बिल्कुल उसकी ऑक्शन की लिस्टें छपती हैं। यहाँ पे हुआ यह है कि जितने पावरफुल बिजनेसमैन हैं ये गैंग अप हो गए। एक शुगर मिल इनका माफिया अलहदा है, एक टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स का एक अलहदा माफिया है, और फिर इसके बाद कॉमन बिजनेसमैन है। आपको मजे की बात बताऊं कि जो टोटल फिगर है पिछले ये उसमें आप कह सकते 30 सालों में लोन जो राइट ऑफ हुआ है वो 250 बिलियन रुपीस का है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये सारी लिस्टें सब नाम पिछले 5 साल से पड़े हुए हैं। और पीपल्स पार्टी दौर में सबसे ज्यादा लोन राइट ऑफ हुआ है, 124 बिलियन रुपीस इन्होंने राइट ऑफ करवाया। और नाम जरा पढ़ते जाएं और बंदा हैरान होता है कि एक आप इतने आला ओहदे पे बैठे रहे, अपने ओहदों को इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी फैमिली बिजनेस की उनको प्रमोशन करने के लिए। ये तो धंधा है, ये तो माफिया बन चुके हैं। ये पाकिस्तान को मैं समझता हूँ पिछले कुछ अरसे में अगर देखें जैसे हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं और जिस तरह की करप्शन की स्टोरी सामने आ रही हैं, ये कुछ सियासतदान इस मुल्क को नहीं चला रहे, ये माफिया हैं, गैंग्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी? इसके बावजूद इन लोगों को पकड़ने का तरीका क्या है? बेहतरी कैसे आएगी? अदालती नोटिस से फर्क पड़ रहा है या पड़ेगा? मैं मतलब माजरत के साथ कहूंगा कि अदालत का पहले भी एक दफ़ा ये बात मैं कर चुका हूं कि पाकिस्तानी मीडिया ने और जुडिशरी ने हमने दावे तो बड़े किए थे, हम जो मैच्योर हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम बड़े समझदार हो गए इन 5 सालों में। मेरा ये ख्याल है हम समझदार थे, मैच्योर थे, जो भी थे, लेकिन ये सियासतदान इन रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ मिलके, नैब चेयरमैन के साथ मिलके, FBR या स्टेट बैंक के साथ मिलके हमें गोली कराने में कामयाब हुए हैं। और वो जो स्क्रूटनी थी, वो जो छलनी थी आर्टिकल 63 की, उसको बड़ी कामयाबी से ये पास कर रहे हैं। मीडिया क्या करे यार? हम उनके डॉक्यूमेंट यही बात तो डिस्कस कर रहे हैं कि अदालत में भी 500 नादहिंदगान की बात की गई है स्टेट बैंक की जानिब से। मुझे ये बताएं कि सियासतदानों पर ये भी तो कहा जाता है कि सियासतदानों पर ही सिर्फ इल्जाम लगता है, और भी तो लोग हैं जो कर्जे लेते हैं, माफ करा लेते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं बता रहा हूं आपको फिगर, वही बात बताने वाला हूं जो मेरे पास लिस्टें हैं और अभी आपके सामने भी आ रही हैं। अगर देखा जाए कुल शेयर देखा जाए सियासतदानों का, इन्होंने 10 से 20% जो लोन राइट ऑफ है वो पॉलिटिशियंस का है। बाकी 80% पाकिस्तान के बिग माफिया जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, शुगर मिल्स के हैं या बाकी इंडस्ट्री जिनका नाम ही सामने नहीं आता, इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं। और आपको पता है डेवो पाकिस्तान जो इसने भी लोन राइट ऑफ करवाया है, गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ से लोन राइट ऑफ करवा के, आप तवक्कल ग्रुप को देख लें, साइकिल को देख लें, हु इज हु जिसने नहीं किया, मुल्तान के खाजी हैं उनकी लिस्टें मेरे पास पड़ी हैं। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लूटा गया है, क्योंकि आपके लिए बड़ा इजी था। उस अली रजा साहब थे, उनको एक्सटेंशन चाहिए थी, 4-5 उन्होंने एक्सटेंशन ली, एक्सटेंशन के बदले उन्होंने खुल के कर्जे माफ किए। आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सर्वे, नेशनल बैंक ने खुद अब कहा है कि हमारे पास लोग डिपॉजिट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को पता लुट जाएगा। हल क्या है? बड़े बड़े लोगों का नाम, हल क्या है? कैसे इन लोगों को पकड़ा जाएगा? कैसे ये सारा मामला रुकेगा? पाकिस्तान गुर्बत में आगे जा रहा है। इसके दो हल हैं सर जो मुझे समझ आता है। एक तो यह है कि आपके आइन के आर्टिकल 63 के तहत लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप जिसके 20 लाख रुपए कर्जा माफ कराए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दैट्स इट। आप अक्रॉस द बोर्ड एक लाइन फेर दें, खत्म। के जिसने 20 लाख से कम या ज्यादा कर्जा माफ करवाया, 20 लाख से ज्यादा, वो नहीं लड़ सकता। एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, जो वो नहीं कर रहा, क्योंकि फखरू भाई अपने उस रोमांस से नहीं निकल रहे कि मैं कंसेंसस हूं। और फखरू भाई ने किसी को नाराज नहीं किया। 84 साल की उम्र में इलेक्शन कमीशन लगने के रोमांस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने करप्ट थे, लोन राइट ऑफ थे, बैंक डिफॉल्टर थे, सबको उन्होंने क्लीन चिट्स देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, आगे भी ये जा सकता है और इलेक्शंस के बाद भी नादहिंदा हो सकते हैं। मुझे बताएं कि अब समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी हुई है साम केस की, जो हाईकोर्ट में आज चल रहा था। उसमें कहा गया वापडा, वासा और पीटीसीएल से नादहिंदा अफराद की तहरीरी फहरिस्त तलब कर लें। एक तरफ करोड़ों अरबों के कर्जे हैं, दूसरी तरफ वापडा, वासा और पीटीसीएल, ये कितने होंगे ये नादहिंदा? ये तो हजारों रुपए में मजाक है ये उसामा, बिल्कुल आप ठीक है। इट्स जोक। बताइए क्या बात कर रही है, हमें क्या बता रहे हैं कि जी के मैंने 20,000 रुपया देना है, किसी का वापडा का देना है, उसने टेलीफोन का 40,000 रुपया देना है, उसने घर का किराया नहीं दिया। दीज आर जोक्स, नॉनसेंस। अरबों रुपए के जैसे आप बात करें, इनके आप लोन राइट ऑफ को उठा के तो देखो। जो मैं यहाँ पे रोना रो रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये काम नहीं कर सका, तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास। और इलेक्शन कमीशन बुरे तरीके से फेल हुआ, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे ऑर्डर पास करे और इनको कहना चाहिए कि आर्टिकल 63 के तहत जितने भी आपके लोन राइट ऑफ है, डिफॉल्टर हैं, इनको बिल्कुल ना लड़ने दिया, नंबर 1। और आखिरी ऑप्शन इस पाकिस्तान की आवाम के पास रह गया है, जिनके पास अब ये जाएंगे, शाम गरीबा पड़ेंगे, मजलूमियत के रोने रहेंगे, उनसे वोट लेंगे कि पाकिस्तान के लोग अगर इनको कोर्ट नहीं रोक सके, इनको इलेक्शन कमिश्नर नहीं रोक सका, इनको मीडिया नहीं रोक सका, तो फिर पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है वो इनको रोकें और वोट ना दें। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। रऊफ क्लास रासनियर साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अहम बात यह भी है कि 20% सियासतदान हैं जो कर्ज नादहिंदा हैं, 80% दीगर लोग हैं, बड़े कारोबारी तबके हैं और लोग इनमें शामिल हैं। और लिहाजा इस बात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सियासतदान ही इसमें है और ये बहाना बनाकर इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की जाए और डिले किया जाए, ये कोई जवाब नहीं है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। मुल्क की दो बड़ी जमातों के टिकट चहीतों, लाडलों और रिश्तेदारों के नाम। सियासत में अंदाज़े शहनशाही या सियासी मजबूरियां हैं? इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दी जाने वाली गैर मामूली सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वापस लेने की हिदायत कर दी है। बताया जाता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिफाजत के लिए 761 पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे थे, जबकि 54 सरकारी गाड़ियां भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि शरीफ बरादरान को ज़ाब्ते और कानून के तहत सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने शरीफ बरादरान को हासिल इस गैर मामूली सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का नोटिस साबिक वज़ीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह के बिलवास्ता एहतजाज पर लिया था। यह एहतजाज उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वापस लेने पर किया था। उनका कहना था कि मेरी सिक्योरिटी वाजबी सी है। कायम अली शाह ने शरीफ बरादरान का नाम लेकर कहा था कि जिनकी सिक्योरिटी पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए, उस तरफ इलेक्शन कमीशन का ख्याल नहीं जाता। शरीफ बरादरान की सिक्योरिटी के उनके हामी 100 जवाब देंगे, मगर वो जो दिल जले हैं वो इस सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को अंदाजे शहनशाही कहेंगे। और बात यहां तक नहीं रुकेगी, बल्कि बहुत दूर तक जाएगी कि मिस्दाक अगला जुमला ये कसा जाएगा कि ये लोग सियासी जमात को भी अजदाद की मिरास समझते हैं। तभी तो पार्टी टिकट आम वर्करों को देने की बजाय पहले अपने खूनी रिश्तेदारों को देंगे, वहां से जो टिकट बच जाएंगे वो अपने दरबारी लीडरों को देंगे। जब उन दरबारी लीडरों की गिनती पूरी हो जाएगी तो फिर टिकट उन दरबारी सियासतदानों के रिश्तेदारों को देंगे। मुस्लिम नून को ही ले लें। इस जमात की टिकटों का हवाला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तहरीक इंसाफ
इसी सियासी रविश के खिलाफ नारे मार रही है, लेकिन सियासी जमातें इस दौर के मकबूल नारे को नजरअंदाज करके पुरानी डगर पर टिकटें दे रही हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि पार्टी टिकट देने का वो कौन सा मयार है जिस पर कारकुन पूरा नहीं उतरते। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़ईम कादरी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सैयद ज़ईम कादरी साहब, कारकुन का कसूर क्या है? गुर्बत है, उसको टिकट मिलती नहीं, पुराने चेहरे वही लोग? देखिए, मैं इस बात से कुछ हद तक एग्री करता हूं और कुछ हद तक डिसएग्री करता हूं। उसकी मोडालिटीज है। चलिए, मैं ये तो अप्रिशिएट करता हूं, कम लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कैटेगोरिकली कहूंगा कि यकीनन, लेकिन एक मसला और भी बहुत बड़ा है कि एक आदमी का वाइब्रेंट होना, एक बहुत बड़ा वर्कर होना अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जब आप असेंबली के लिए सिलेक्शन करते हैं तो आपको चंद और रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है। वो क्या है? पैसा है, असर रसूख है, पढ़ा लिखा आदमी कि वो कम अज कम इतनी अहलियत रखता हो कि जाकर अपनी पार्टी की और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके असेंबली में बैठ के। 2, उसकी इलाके में एक इस तरह की सिचुएशन हो कि वो लोगों के साथ एक इलेक्टेबिलिटी हो, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन हो, वो लोगों को मिलता हो और उसके उनको साथ लेके चलने की अहलियत रखता हो। तीसरी बात जिससे मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए और वो दुनिया के महज़ब मुआशरों में नहीं है, और वो है वसाइल और उनका बेजा इख्तियार, कि उसके पास इतने वसाइल मौजूद हों कि वो पॉलिटिक्स में लोगों से जाकर मिल सके। कोई एक तो मिल जाए। कोई मिसाल दे सकते हैं आपकी? ये हमारा पार्टी वर्कर है, इसको हम आगे लेकर आए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो एक जमशेद दस्ती साहब को लाकर एक मिसाल कायम करने की कोशिश की थी। नहीं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मतवसत घराने का आदमी हूँ, वो हाजिर हूँ। उस मयार पर नहीं आप पूरा उतर सकते। आप फिर भी सारे मैंने कुर्सियां भी लगाई हैं, उस लिहाज से नहीं, चले मान भी ले, कुर्सियां भी आप बहुत बड़े जागीरदार ना सही, लेकिन आप उस एक पार्टी पर जो गरीब आदमी, गरीब तो नहीं आपको कहा जा सकता। पाकिस्तान बनने से पहले वाकई बहुत बड़ा जागीरदार था, लेकिन मेरे माँ बाप ने लूट नहीं डाली आके पाकिस्तान में। मेरी भी तीसरी पुश्त है पॉलिटिक्स में। मैंने अपनी जमीन जायदाद बेच के गुजारा किया है। मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया। गरीब तो नहीं कह सकते ना आप? नहीं, मैं गरीब मतलब देखे ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं काम भी करता हूँ, मैंने अपना सिस्टम भी चलाया है, मैं अपना घर भी चलाता हूँ। के साथ ना मिलाएं, वो बिल्कुल मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं। जमशेद दस्ती मोटरसाइकिल फिर रहा है, लेकिन जब वो रिहा को होके जा रहा है तो उसके पास 38 लाख रुपए का वीगो डाला है। भाई वर्कर है, सपोर्टर है उनका। नहीं पॉसिबल। देखिए, ये मोडालिटीज हैं। आज मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जी कि जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, पूरी कौम को चाहिए कि मिलकर उस ज़ाब्ता अखलाक को इम्प्लीमेंट कर 10 से 15 लाख रुपए में खर्चा, कोई इलेक्शन लड़ सकता है। यही लड़ा जा सकता है, बिल्कुल लड़ा जा सकता है। अगर लड़ा जा सकता है तो फिर गरीब को दे दें। फिर क्यों आप कह रहे हैं कि जी उसके लिए ये भी होना चाहिए कि वो जाके, उसको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया जा रहा कि वो 10 लाख नहीं कर सकता। नो, आप लड़ सकते हैं 10-15 लाख में। बिल्कुल लड़के दिखाऊंगा आपको, इस दफा लड़के दिखाऊंगा के अंदर लड़े, लड़के दिखाऊंगा। अच्छा है कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आप में डिलीवरेंस हो, आप जाके असेंबली में मुल्क और कौम की बात कर सके, तो आपको लेके जाना चाहिए। कोई एक कारकुन नहीं मिला जो पढ़ा लिखा भी हो, लोगों में स्टैंडिंग भी हो, जा भी सके, इतना जाके बात कर सके। कोई एक कारकुन नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, आप देखेंगे बहुत से कारकुनों को टिकट मिलेंगे। अब देखिए, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ रहा। किस तरह स्पेशल सीटों पे क्यों इस तरह है कि बेटी किसी सियासतदान की बीवी है, बहन है, वही सामने आ रही है, कोई कारकुन नहीं मिल रहा? वहां भी कोई कारकुन नहीं। किसने कहा? नाम हमारे पास है, मुनासिब नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, नाम अभी लिए जाए। आपने देखा कि जिनको मिले उनकी डिलीवरेंस, उनका काम अपनी जगह पे बोलता है। आप उन लोगों से पूछिए कि जब 10 साल हम जंग लड़ रहे थे तो वो कौन था जो हमारे साथ लड़ता था? वो हमारे घर वाले हुआ करते थे। अगर ख्वाजा साद रफीक और मुझे कोई खाना पहुंचाता था तो वो सलमान रफीक था। अगर मलिक परवेज के साथ कोई कंधा लगाता था तो शाइस्ता परवेज मलिक थी। हमारे घर वालों ने जो कुर्बानियां दी हैं सामा साहब, अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड है। इसका इनाम यह है कि उनके घर में से किसी खातून को स्पेशल टिकट पर लाया जाए, वो डिलीवरेंस करें, वो काम करेंगी, वो काम करती रही हैं। और ये जरूरी नहीं है कि तमाम की तमाम, आज आप मेरी लेडीज की लिस्ट निकाल लें, मैं आपको उसमें कम से कम 90% वो खवातीन दिखाता हूँ जो ग्रास रूट लेवल पर, जिन्होंने बेचारियों ने मारे खाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, और उनको टिकट आप दे रहे होंगे। दिए। तब्दीली का नारा जो है वो आपको पता है इस वक्त बड़ा लग रहा है, और आपकी तरफ से भी इश्तिहारात में हर जगह के जी हमने बदला है, हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? वहां तो कहा जा रहा है कि 35% नौजवानों को लेकर आएंगे, नए चेहरे लेकर आएंगे। मुझे किसी बड़ी पार्टी में, जो पहले 2 बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, बड़ा कोई नया चेहरा नजर नहीं आ रहा। कोई कारकुन अभी तक नहीं। नए चेहरे भाई फिल्मों में चला करते हैं, ये फिल्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। जरूर एडवांटेज देना चाहिए। नौजवान नहीं, सुन ले, मैं बात है, ये जरूर एडवांटेज देना चाहिए यंगस्टर्स को जो एंथुसियास्टिक है पाकिस्तान के लिए कर देने के लिए आए और डिलीवर करें। लेकिन
एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। हम 25-25 साल बाद यहाँ पहुंचे भाई। अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस हैंड को लाके इतनी बड़ी जगह पर बिठा देंगे, वो गूफ अप करेगा, मिस्टेक्स करेगा। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुल्क के निजाम को जिसको कहते हैं कि यानी कोई नौजवान ऐसे नहीं है मुस्लिम लीग नून के कारकुन नौजवान अभी इतने तजर्बाकार नहीं है कि वो असेंबली में जाकर बात कर सकें, बैठ सकें। बातें कर रहे हैं। बहुत से नौजवान 2008 में आए थे, मैं नाम गिनवा देता हूँ, 28-28, 30-30 साल के कम से कम 25-30-50 लड़के थे हमारे पास, कसूर से, लाहौर से, गुजरांवाला से। अंदाजन मुझे बता सकते हैं कितने लोग होंगे आपके जो वाकई पार्टी वर्कर्स हों, नौजवान हों, जिनको इसका टिकट मिलेगा? पार्टी वर्कर ना हो, वो जितना मर्जी अरबपति हो, वो नहीं आ सकता एमपीएमएनए के स्लॉट पे। आपको पता नहीं कितना लंबी जद्दोजहद है, लोग नहीं मानते। जिनको पहले टिकट मिला अब उन्हीं को टिकट मिलेगा, जरूरी नहीं कोई है। कारकुन नहीं, इसका मतलब सामने आ रहा है। ये तो ना मिला है ना, एक लीडर को कारकुन के साथ ना मिला है। थोड़ा टाइम में आपकी इस गुफ्तगू के लिए मैं इसको बड़ी अच्छी तरह इसकी तशरीह कर सकता हूँ। ये बड़ा लंबे अरसे का टाइम इसके लिए चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई आदमी सोच रहा है कि वो अवाम में खिदमत किए बगैर किसी जगह पर आकर बैठ जाएगा सिर्फ इस वजह से कि पीएमएलएन ने उसको टिकट दे दिया है, तो ये भी एक गलत रास्ता है। एक वर्कर है, उसको इंतजार करना चाहिए, कारकर्दगी दिखानी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे उभरेगा और फिर इस काबिल होगा। अगर वो वर्कर है तो फिर उसका ये राइट है, उसके साथ वो पढ़ा लिखा भी है, क्या वो डिलीवर भी कर सकता है असेंबली में? इन सब सलाहियतों के बावजूद कई लोगों को टिकट नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट आउट कर दे, मैं बता दूं। एक आप बता दें कि आपकी पार्टी में ये शख्स था। अभी तो कोई टिकट डिसाइड ही नहीं हुआ भाई। जब अनाउंस होंगे तो आप मुझे बुला लीजिए, एक चीज जब अनाउंस होंगे उसमें मैं हाजिर हो जाऊंगा बैठेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि देखिए ये नए नाम है, और मैं आपको उनको पहले टिकट देने की वजूहत बता दूंगा। ठीक है। जितनी स्क्रीनिंग मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मर्तबा की है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं। अब चंद दिन ही रह गए हैं, उम्मीद करते हैं 2-3 दिन में बाकी ऑफिशियली टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे, फिर हम इस पर बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। सईद ज़हीम कादरी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा है कि नए चेहरे भी सामने आएंगे और जब टिकट बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद हम नए चेहरे देखेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरे भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। शाहजेब के कत्ल केस की अब तक यकतरफा कहानी सामने आई। अब मुल्जिम शाहरुख जतोई के भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। कराची में शाहजेब का कत्ल एक मुअम्मा बनकर रह गया है, एक पहेली बना है जिसे सुप्रीम कोर्ट हल करना चाहती है, मगर लगता है ये उतना ही उलझता जा रहा है। आज केस के सरकारी वकील मुंतजर मेहदी ने मुकदमे की पैरवी से इनकार कर दिया। उनकी जानिब से अदालत को एक दरखास्त मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि वो अस्पताल में दाखिल हैं और डॉक्टरों ने उन्हें 7 रोज आराम की हिदायत की है, इसलिए मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। मुंतजर मेहदी तीसरे प्रोसिक्यूटर हैं जो मुकदमे की पैरवी से इनकारी हैं। लगता है केस किसी किनारे नहीं लगेगा क्योंकि गवाह मुनहरिफ हो रहे हैं, तो मुद्दई मुकदमे की अदम दिलचस्पी और अदालत से बाहर मामला तय करने की अफवाहें भी गर्दिश में हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं ये वही केस है जिसका 1 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था और इसे कराची के हालात में टेस्ट केस करार दिया था। मगर 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लगता है पूरा निजाम इस टेस्ट केस में फेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म थी, तो इस वजह से 17 जनवरी को मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई की दुबई से गिरफ्तारी और कराची वापसी अमल में आई। केस की कार्रवाई शुरू हुई मगर पैसा करिश्मे दिखाता रहा और असर रसूख मोजे पर मोजे। 27 जनवरी को पुलिस सर्जन ने मेडिकल रिपोर्ट में शाहरुख जतोई को नाबालिग करार दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर थी, सो इस झूठ का भांडा भी जल्द फूट गया। मगर अकेली सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे। 22 फरवरी को इसने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को केस की रोजाना समाअत करने और 7 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया, मगर अदालत को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने में ही 2 हफ्ते लग गए और अब जो तमाशा हो रहा है वो भी सबके सामने है। सूरत हाल ये है कि अब शाहजेब के वालिद मीडिया से कन्नी कतराते नजर आते हैं, शायद वो भी अदालतों के चक्कर लगा कर मायूस हो चुके हैं। एक इल्जाम ये है कि ये सब शाहरुख जतोई के पैसे और असर रसूख के करिश्मे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई के भाई अशरफ जतोई। अशरफ जतोई, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या कोई वाकई सुलह की कोशिश हो रही है कि 5 गवाह हैं जो अब तक मुनहरिफ हो चुके हैं? जी, गवाह जो मुनहरिफ हुए हैं उसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि वो आए भी उनकी गाड़ी में थे, गए भी उनकी गाड़ी में, तो इससे साफ है कि वो सच का साथ देंगे, किसी झूठ का साथ वो नहीं देना चाहते। इसके अलावा जो आप सुलह की बात कर रहे हैं, सुलह
आप उसे नहीं कह सकते। असल मसला ये है कि हमने अपना उनको मौक़िफ़ ये दिया है कि आप कुरान शरीफ बीच में रखें और उस कुरान के जिस हमारे फैमिली के फ़र्द को आप कहें, हम उसमें कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के आपको अपनी सफाई दें कि हमारा भाई बेकसूर है। ये इस तरह तो नहीं फैसले होते ना, अदालतों में आप अपना केस जाएं, ये क्या बात है? अगर इतना आपका भाई बेगुनाह है तो वो भागा क्यों था पाकिस्तान से, क्यों गया पाकिस्तान से दुबई? नहीं भागा सर, मेरी बात ये है ना कि भागा इसलिए था कि 17 साल के मासूम बच्चे को हम ऐसे दरंदा पुलिस के आगे छोड़ तो नहीं देंगे कि वो उसको चीर फाड़ दें। ये 17 साल के वक्त वो कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये रिपोर्ट 17 साल की किस तरह आ गई? जी मैं उस पर आता हूं, आप 1 मिनट। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो 30/1/2013 को जी ये एक अखबार है, उसमें आता है कि शाहरुख जतोई को सजाए मौत से बचाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत मारूफ जस्टिस साहब हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके वर्ड्स हैं मेरे भाई बेकसूर भाई के लिए। ठीक है, 31 तारीख को एटीसी अदालत कहती है कि शाहरुख जतोई की जो मेडिकल हुआ है वो कलअदम है, उसको नहीं माना जाएगा। उसके नेक्स्ट बोर्ड बैठा, पहले पुलिस सर्जन था, उसने जो कहा आप अपील में चले जाएं, आप साबित कर दें कि उसकी जो उम्र है हम गए, हम अपील में गए हैं, हम अपील में गए हैं, हमारा कोई केस ही नहीं सुनता। हम जिस कोर्ट में जाते हैं उस कोर्ट का जस्टिस जो है वो दरवाजे से बाहर निकल के चला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है। लेकिन आपके भाई जो है उसको पुलिस के दौरान होते हुए पुलिस के वो गिरफ्तार है, उसकी हिरासत में होते हुए भी खाने भी मिल रहे हैं, सिगरेट भी मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कुछ जुल्म तो नहीं होता नजर आ रहा? खाना ना सिगरेट वो पीता है, खाना क्या वो भूख पे रहे? हम उसे भूखा रखें? हमारा भाई है, हमारा हक है, उसको खाना ना दें हमें हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? ये प्रोसिक्यूटर 3 प्रोसिक्यूटर बदले गए, आपके वकील भी बदले जा रहे हैं, क्या तमाशा लगा हुआ है? कहा जाता है कि आप अपने वकीला को सवाल बताते हैं, वो तंग आके फिर चले जाते हैं, फिर कोई नया वकील आप करते हैं। नहीं हम भाई हमारा जो भाई को जबरदस्ती फांसी की तरफ ले जाया जा रहा है, ये चीफ जस्टिस साहब के वर्ड्स हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। इस तरह किसी के बच्चों को वो फांसी लगाएंगे तो अल्लाह की अदालत में उनको अगर आपका भाई बेगुनाह है, क्यों किसी की दुश्मनी है उससे? जी बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। क्यों उस पर इल्जाम लग रहा है? शाहजेब को किसने मारा फिर? उसने कोई खुदकुशी की थी? इसलिए कि वो सिंधी है, वो एक सिंधी बिजनेसमैन का बेटा है और उसके पास अल्लाह ने उसको कुछ पैसा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सजा दे दें। आप मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आके मेरे से बात तो करे। होने की वजह से दुश्मनी की जा रही है आपके भाई से, ये वजह है उस पर इल्जाम लगाने की? कत्ल का इल्जाम लग गया कि सिंधी है, हर सिंधी पर कत्ल का इल्जाम लगेगा? बात का सर, सिंधी को कराची में रहने, पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिश जो है वो ऐसे ये किस किस्म का आप रंग दे रहे हैं? वो भी तो पाकिस्तान का बेटा था जो मारा गया। देखे ना, वो हमने तो नहीं मारा ना, वो साबित करे ना किसने मारा। एक देखें, सारा केस एक तरफ जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के वर्ड से जब हमारे भाई का मेडिकल हुआ, अगले दिन पे ये दूसरा मेडिकल होता है, उस मेडिकल में 6 लोग डाले जाते हैं, फिर रात को 12 बजे क्यों वो 8 हो जाते हैं? वो रिटायर लोग क्यों आते हैं उसमें मेडिकल में? सारे जज जो हैं, हमारे भाई को जबरदस्ती उसको बड़ा दहशतगर्दी का जज हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो सारे इसलिए चाहते हैं शाहरुख जतोई फांसी चढ़ जाए कि वो सिंधी है, सारे उसके खिलाफ। नहीं सिंधी नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि उसका एक नाम लग गया है कि वो जागीरदार। हमारे पास तो 10 एकड़ जमीन नहीं है, हमें जागीरदार कहा जाता है। जागीरदार कोई बुरे तो नहीं है। आपकी कहानी क्या है? आपकी कहानी क्या है? हुआ क्या था जब इल्जाम लगता है कि शाहजेब की बहन को छेड़ा गया और उससे झगड़ा बढ़ा और वहां से फिर ये कत्ल हुआ? ऐसे इतना घटिया काम हमारा भाई कर ही नहीं सकता, इतना घटिया काम कर ही नहीं सकता। और वो शाहजेब की बहन हमारी भी बहन है, हमारे लिए भी उसके लिए इतनी इज्जत है। शाहजेब भी हमारा भाई था, औरंगजेब साहब भी हमारा अंकल है। मैं कहता हूं, मैं अपील करता हूं, सर जिसने मारा उसको खुद ढूंढे, हमारा क्या उससे? हमारा अपना भाई फांसी लग रहा है, हम दूसरों के। मैं तो कहता हूं आप मुझे 15 मिनट टाइम तो दें, आपके पास मुझे बताएं, 5 मिनट रह गए। मुझे बताएं ना, फिर आप पर क्यों इल्जाम मिला? किसी ने भी जाकर ढूंढा कि उसका बच्चा मार गया है औरंगजेब साहब का, तो उन्होंने ढूंढा कि अच्छा कोई है सिंधी, बस ये लड़का मिला है, उस पर इल्जाम लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कत्ल हुआ है। वो हमारे साथ मिलके हम उनको वो करेंगे कि भाई किसने कत्ल, उनको पता है किसने कत्ल किया है, खुदा की कसम उनको पता है किसने कत्ल किया है। आप बताएं, अगर उनको पता है तो आपको भी पता है इसका मतलब, आप बता दें किसने कत्ल किया शाहजेब को। मेरा भाई फांसी लग रहा है, उसके साथ 4 और लोग फांसी लग रहे हैं, मैं दूसरों के नाम लेता फिरूं? हम तो पागल हो गए। बचाने के लिए आपको नाम लेने पड़ेंगे। अगर आपने अपने भाई को बचाना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा सच। मैं तो इस केस में शामिल ही। अब आप देखें कि मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, खुदा का वास्ता है, ये आपका ही अगर आपको पता है, अगर आपको पता है आपके भाई पर इल्जाम गलत है, तो जो मुजरिम है उसका नाम बताएं ताकि आपका भाई बच सके। सर मैं कैसे करूं उसको? पुलिस तो हमें कत्ल कहती है ना,
हमें और 3 लोग जो दूसरे, आप भी तो नाम नहीं बता रहे, आप यहाँ पर सब सुन रहे हैं आपको, आप बता दें कौन है कातिल। कहूँ नाम भाई, मैं क्यों कहूँ कातिल? आप जाके वो ढूंढे, मैं कहता हूँ वो भी यानी आपका काम नहीं, आप कहते हैं आपका भाई बेगुनाह है और उसको खामखा इस केस में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल बेगुनाह है और इंशाल्लाह शाहरुख जतोई के बड़े भाई हमारे साथ थे और वो कहते हैं उनका भाई बिल्कुल बेगुनाह है और उसको खामखा सिंधी होने की वजह से इस केस में फंसाया जा रहा है। अदालत में ये केस चल रहा है और मुसलसल इसमें तारीख पर तारीख डल रही है। देखते हैं इस केस में फैसला कब आता है और क्या चीज वाज़ेह होती है। बहरहाल अदालत का काम है और साबित करना प्रोसिक्यूटर्स का काम है, लेकिन 3 प्रोसिक्यूटर्स बदल चुके हैं और तीसरे प्रोसिक्यूटर भी इस केस की पैरवी से इनकारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की नजर मुसलसल इस केस पर है। ये था आज का प्रोग्राम। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।